साइमन कमीशन और उसका विरोध। पहली बात तो यह है कि जो साइमन कमीशन था, ये साइमन कमीशन था क्या। पहली बात तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हमें ये समझना है कि ये साइमन कमीशन था क्या। तो जो 1919 का एक्ट आया था, जिसकी हमने पहले वीडियो में बात जिसकी हम कर चुके हैं, तो 1919 के एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या घोषणा की थी। इन्होंने कहा था कि हम 10 वर्ष बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमने सुधार किए हैं इनकी हम समीक्षा करेंगे, रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो इसके 10 वर्ष होने हैं 1919 से, आप देखिए 10 वर्ष होने हैं 1929 में। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने साइमन कमीशन बना दिया 1927 में। पहली बात तो ये। ठीक है, और इसकी क्या कर दिया कि इसको क्या करना है कि इसको भारत की प्रगति के बारे में बात रिपोर्ट अपनी सौंपनी है कि भारतीय प्रगति कर रहे हैं या नहीं, कि यदि हम भारतीयों को शासन दें, उनके हाथ में सत्ता सौंपे, तो भारतीय इसके कहाँ तक योग्य हैं। ठीक है, तो इस चीज से कोई दिक्कत नहीं थी कि ये 1927 में क्यों आया, इस चीज से किसी भारतीय को कोई समस्या नहीं थी। समस्या किस बात से थी, समस्या इस बात से थी कि इसको भारत के बारे में रिपोर्ट सौंपनी थी। ठीक है, और इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं लिया गया। भाई भारत के बारे में भारत में रहने वालों से बेहतर कौन जान सकता है। तो इस रिपोर्ट में क्या किया गया, इस रिपोर्ट में इसे अध्यक्ष बनाया गया साइमन भाई साहब को। ठीक है, ये साइमन थे, जॉन साइमन, इनको इनका अध्यक्ष बनाया गया और इसमें 7 सदस्य थे टोटल। ठीक है, और ये सातों के सातों सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे। तो भारतीयों को इस चीज से परेशानी थी कि यदि आपको भारत में सरकारी व्यवस्था, शिक्षा का प्रसार, प्रतिनिधि संस्थाओं के बारे में अध्ययन करना है, उनकी रिपोर्ट सौंपनी है, या भारत में जब अगर यदि हम उत्तरदायी सरकार दें तो उसकी स्थापना कहाँ तक लाजमी है, यदि आपको इन सब चीजों पर अपनी रिपोर्ट देनी है, तो आपको कम से कम 1 या 2 तो उसमें भारतीय सदस्य लेने चाहिए थे। लेकिन इसमें क्या था, इसमें सभी के सभी अंग्रेज थे। तो अंग्रेज जो बाहर रहते हैं, जो इंग्लैंड में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, उन लोगों को क्या पता कि भारत में सरकारी व्यवस्था कैसी है, उन लोगों को क्या पता कि भारत में शिक्षा के प्रसार का स्तर क्या है, या भारत में जो प्रतिनिधि संस्थाएं हैं वो कैसा काम कर रही हैं, या भारत उत्तरदायी सरकार के लिए भी तैयार है या नहीं है। इस बात का उनको कैसे पता चलेगा जब तक वो भारतीय किसी व्यक्ति को अपनी कमेटी में नहीं लेंगे। तो इसी बात को लेकर क्या था, भारतीयों का विरोध जो मुखर हुआ था। ठीक है, ये जो जॉन साइमन थे, इन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा था साइमन कमीशन। ठीक है, जबकि इसका नाम वैसे था भारतीय विधेयक आयोग। ठीक है, तो इसमें यह समस्या थी कि इसमें एक भी भारतीय नहीं था, और इसको क्या करना था, 1919 के जो सुधार थे उनकी समीक्षा करनी थी और अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। तो भारतीयों ने इसका विरोध किया, सीधी सी बात है, करेंगे ही। देखते हैं आगे। तो जो साइमन कमीशन जब भारत आया, उसने जब अपना स्टडी किया, तो उस साइमन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी, यानी कि जो अपनी सिफारिशें दी, उनको 1930 में प्रकाशित किया गया। उसमें उसने पहली बात क्या कही कि प्रांतीय क्षेत्रों में कानून तथा व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार गठित की जाए। प्रांतीय क्षेत्रों में कानून तथा व्यवस्था सहित। ठीक है, आपको क्या करना है, देखो इसमें वर्ड आपको समझना है, इनका खेल समझना है कि अंग्रेजों का खेल क्या है। पहली बात हमने देख ली। दूसरी, केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाए, इसमें संघीय भावना हो तथा इसके सदस्य प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाएं। ठीक है, यानी कि उनका इलेक्शन जो हो अप्रत्यक्ष तरीके से हो, क्योंकि यदि प्रत्यक्ष जनता के द्वारा करा दिया गया तो कोई भी वोट नहीं करेगा उन्हें। ठीक है, समझ आई बात, इनका खेल क्या है। तीसरा पॉइंट, केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन ना किया जाए, क्योंकि इसके लिए भी उचित समय नहीं आया है। तो इनसे पूछा गया कि भाई तो उचित समय कौन सा है, कि वो हम समय आने पे बता देंगे, बस फिलहाल उचित समय नहीं आया है ये पता है। ठीक है, तो इन्होंने केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन करने के लिए मना कर दिया। क्यों, यदि केंद्र में सरकार का गठन कर दिया गया तो इनके हाथ से सत्ता जाती रहेगी और मेन पावर केंद्र के पास होती है, वो इनके हाथ से चली जाएगी। जबकि इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने कह दिया कि हाँ प्रांतों में कर दो, प्रांतीय क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार गठित कर दो, और उसका होल्ड किसके पास होगा, उसका होल्ड होगा केंद्र के पास। यानी कि ये क्या था, ये महज एक छलावा था भारतीयों के साथ, जिससे क्या हो कि भारतीयों का जो असंतोष है वो एकदम से ज्वाला की तरह ना विस्फोट कर जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब भारत में क्या था कि स्टार्ट जैसे साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी तो भारत में इसका विरोध होना शुरू हो गया, और होना लाजमी भी था और होना चाहिए भी था, कि यदि आपको भारत के बारे में रिपोर्ट देनी है तो आप कम से कम भारतीयों को तो उसमें रखो। ठीक है,
तो भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध त्वरित एवं तीव्र जनारोष पैदा हो गया। ठीक है, भारतीय जनारोष का प्रमुख कारण किसी भी भारतीय कमीशन में सदस्य का हिस्सा ना बनाया जाना था, जिसकी बात हमने कर ली। ठीक है, क्योंकि इन लोगों को भारत में स्वशासन के संबंध में निर्णय देने थे, और ये निर्णय कौन करेगा? यदि ये भारत के स्वशासन के बारे में भी विदेशी निर्णय करेंगे तो कैसे वो बता पाएंगे कि भारतीयों को स्वशासन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ठीक है, हम देखते हैं कि कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रही। तो कांग्रेस ने अपने मद्रास अधिवेशन जो हुआ था 1927 में दिसंबर में, M.A. अंसारी ने इसकी अध्यक्षता की। तो इनकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने क्या किया कि प्रत्येक स्तर एवं प्रत्येक स्वरूप में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए। ठीक है, यानी कि कांग्रेस ने अपने मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय ले लिया। इस बीच नेहरू के प्रयासों से क्या हुआ कि अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हो गया। पूर्ण स्वतंत्रता यानी कि अभी तक जैसे हमने पहले वीडियो में बात की कर चुके हैं जिसकी, कि पहले ये लोग बात करते थे औपनिवेशिक राज्य की, यानी कि जिसमें सरकार मेन जो होगी वो अंग्रेज ही होंगे और उसके अंदर हम क्या होंगे? हम स्वायत्त होंगे। ठीक है, तो नेहरू भाई साहब ने क्या किया? नेहरू जी ने इसी अधिवेशन में प्रस्ताव पारित करा दिया अपना 1930 में ही कि 1927 में ही कि पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए अब। ठीक है, और जो किसान मजदूर पार्टी थी, लिबरल फेडरेशन थी, हिंदू महासभा थी, मुस्लिम लीग थी, इन्होंने भी क्या किया कि कांग्रेस के साथ मिलकर साइमन कमीशन के बहिष्कार की नीति अपनाई। जबकि पंजाब में संघवादियों और दक्षिण भारत में जो जस्टिस पार्टी थी उसने कमीशन का बहिष्कार ना करने का निर्णय लिया। ठीक है, पंजाब में संघवादियों ने तथा दक्षिण भारत में जस्टिस पार्टी ने यह कह दिया कि हम साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं कि जन प्रतिक्रिया कैसी हुई साइमन कमीशन के लिए। तो जन प्रतिक्रिया कैसी होगी? जब कांग्रेस ने उसका बहिष्कार कर लिया है तो कांग्रेस क्या था कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती थी, तो लोग भी उसका विरोध करेंगे। तो यही हुआ जन प्रतिक्रिया में कि 3 फरवरी 1928 को जब ये साइमन कमीशन मुंबई आया तो मुंबई पहुंचते ही इन्होंने देखा कि यहाँ तो लोग हल्ला काटे हुए हैं, पूरा जोर जोर से, मतलब खूब अच्छी तरीके से उनका विरोध हो रहा है। मुंबई में पहुंचते ही हर जगह क्या हो रहा है? हड़ताल हो रही है, जुलूस निकाले जा रहे हैं, उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। जहां कहीं भी साइमन कमीशन गया अपना, उसको जाते ही वहां हर जगह साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। ठीक है, तो साइमन कमीशन के विरुद्ध जनारोष का सबसे प्रमुख तथ्य यह था कि इसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। ठीक है, और पहली बार युवाओं ने क्या किया? राजनीतिक भागीदारी का अनुभव प्राप्त कर लिया। जैसे हम में से ही कुछ युवाओं ने अन्ना आंदोलन में भाग लेके किया होगा, या जो यूपीएससी वाले होंगे और यूपीएससी जो सीसेट आंदोलन हुआ था 2014 में वहां दिल्ली में होंगे, उन्होंने सीसेट आंदोलन में एक राजनीतिक भागीदारी का अनुभव प्राप्त कर लिया होगा। खैर, अब देखते हैं कि सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही होगी इस पे। तो सरकार ने सीधे से ऑर्डर दिया पुलिस को कि भाई जो बहिष्कार कर रहे हैं, जो हड़ताल कर रहे हैं, उन पे आप डंडा चलाइए। तो पुलिस ने दमन स्टार्ट कर दिया। पुलिस ने क्या किया? साइमन कमीशन के विरुद्ध जो भी प्रदर्शनकारी थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, इनको भी लखनऊ में बुरी तरीके से लाठी डंडे से पीटा गया। ठीक है, लाहौर में जो लाजपत राय थे, हमारे शेरे पंजाब, ये बुरी तरीके से घायल हो गए, और इन्हीं के जो आंतरिक चोटें इनको लगी थी, इसी के चलते 17 नवंबर 1928 में क्या हुआ? इनकी मृत्यु हो गई थी। जिस कारण भगत सिंह भाई साहब ने क्या किया था? सैंडर्स को जिम्मेदार माना था, हमने बात की है इसकी, और उन्होंने जाके सैंडर्स को क्या कर दिया था? मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेहरू रिपोर्ट की बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट में क्या हुआ कि 1928 में तत्कालीन भारत सचिव थे लॉर्ड बिरकनहेड। इन भाई साहब ने एक चैलेंज दे दिया भारतीयों को। इन्होंने चैलेंज दे दिया कि भारतीयों में यदि दम है तो वो ऐसे संविधान का निर्माण करके दिखाएं जो सभी गुट और सभी दलों को मान्य हो। ठीक है, क्योंकि इनको ये बात इनको पक्की पता थी कि ये भारतीय ऐसा संविधान नहीं बना सकते, और हम भारतीय तो हैं ही चैलेंज लेने में माहिर। तो नेहरू भाई साहब ने इनको चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया कि हम ऐसा संविधान तुमको बना के दिखा देंगे। ठीक है, दूसरा, अंग्रेजों की मंशा क्या थी कि यदि हमने इनको एक संविधान बनाने के लिए कह दिया तो अंग्रेजों को तो ये पक्का था कि ये संविधान नहीं बना पाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि हम किसी भी दल को यदि अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करेंगे तो हम उसको मिला लेंगे। ठीक है, वही करेंगे, फूट डालेंगे, राज करेंगे। खासकर उनका टारगेट था मुस्लिम लीग, कि हम मुस्लिम लीग को बरगला लेंगे, अपनी तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो अब इन्होंने जो चुनौती दे दी तो नेहरू जी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो उन्होंने फरवरी और मई 1928 में
देश के जो विभिन्न विचारधारा वाले नेता थे, यानी कि हो सकता है किसी की विचारधारा कांग्रेस से मिलती हो, किसी की मुस्लिम लीग से मिलती हो, तो इन्होंने क्या किया, जो प्रमुख नेता थे बड़े बड़े हर दल के, उनको बुलाया, यानी कि एक सर्वदलीय सम्मेलन हो गया। और यह सम्मेलन कहाँ हुआ, एक बार दिल्ली में हुआ, फिर पुणे में आयोजित किया गया। कुल मिला के बात क्या हुई कि सम्मेलन में हम संविधान का मसौदा कैसा तैयार करें, इस बात पे बात हुई। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू जी ने क्या किया, इनकी अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन हुआ, जिसमें अली इमाम या अपने सुभाष चंद्र बोस, एम एस एनी, मंगल सिंह, शोएब कुरैशी, जी आई प्रधान तथा तेज बहादुर सप्रू, ये उप समिति के अन्य सदस्य थे, इनके साथ में मोतीलाल नेहरू जी के साथ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 9 ये अगस्त 1928 में, 9 है या क्या है, एक तो मुझे डेट एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, लेकिन अगस्त 1928 की बात है। इसमें क्या हुआ, इस उप समिति ने अपनी प्रसिद्ध नेहरू रिपोर्ट सौंप दी। ठीक है, और इस रिपोर्ट की सभी सिफारिशों को एक मत से स्वीकार कर लिया गया। क्यों, क्योंकि लगभग सभी नेताओं को पास बैठाकर मसौदा तैयार किया गया था, तो अब तो इसका मतलब रिजेक्ट होने का तो कोई मतलब था नहीं। ठीक है, तो अब नेहरू रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या थी उसको हम जान लेते हैं। पहले एक बात आप याद रखना कि ये जो नेहरू रिपोर्ट थी, ये मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आई थी। आप जवाहरलाल नेहरू नहीं मार देना कभी, जवाहरलाल नेहरू इस पर लगा दें। ठीक है, देखते हैं नेहरू रिपोर्ट की जो मुख्य सिफारिशें वो क्या थी। पहली बात, इन्होंने कहा कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दो, डोमिनियन स्टेटस दो भारत को। ये यहाँ पे स्टेटस सा और है, ठीक है, इसको जोड़ लेना, सा और लिखा है, स्टेटस लिखा है। ये डोमिनियन स्टेटस मतलब औपनिवेशिक राज्य, यानी कि वहां पे क्या होगा, सर्वसत्ता तो होंगे ब्रिटिश अंग्रेज ही, लेकिन उस सत्ता के अंदर भारतीय क्या होंगे, स्वायत्त होंगे। ठीक है, दूसरा, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लागू की जाए। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली यानी कि जैसे हमने वो पढ़ा था, मार्लियामेंट एक्ट पढ़ा था 1909 का, उसमें क्या था, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दे दिया गया था। तो इस प्रकार का जो पृथक निर्वाचन था उसको समाप्त किया जाए और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लागू की जाए। ठीक, तीसरा पॉइंट था इसका कि भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हो, जहां पे बहुसंख्यक भाषी हैं उस प्रांत को बना दिया जाए। ठीक है, चौथी बात इन्होंने कही, मौलिक अधिकारों से संबंधित कि जो वयस्क मताधिकार हैं उनको दिया जाए, महिलाओं को समान अधिकार दिए जाएं, पुरुषों के बराबर अधिकार दिए जाए उनको भी, और हमें जो संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी जाए। ठीक है, पांचवी बात इन्होंने क्या सिफारिश की कि केंद्र तथा प्रांतों में जो शक्तियों का विभाजन होगा उसमें जो अवशिष्ट शक्तियां होंगी वो केंद्र को दी जाएं। जैसे वर्तमान में भी हमारे यहाँ यही व्यवस्था है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहती हैं। ठीक है, ये नेहरू रिपोर्ट की मुख्य मुख्य सिफारिशें हैं, सभी तो नहीं है लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है ये। ठीक है, छठी सिफारिश इन्होंने की कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हो। ठीक है, और केंद्र में क्या हो, संसद के 2 सदन हो, जैसे आप आज भी देखते हैं 2 सदन है, एक निम्न सदन एक उच्च सदन। ठीक है, सातवीं बात इन्होंने कही कि सिंध को बॉम्बे से पृथक कर एक नया प्रांत बना दिया जाए। ठीक है, तो ये नेहरू रिपोर्ट की मुख्य मुख्य सिफारिशें थी। अब इस पर देख लेते हैं कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही, जैसे हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक प्रतिक्रिया क्या हुई। तो दिसंबर 1927 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में, ठीक है, मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ दिल्ली में, इसमें क्या हुआ, प्रमुख मुस्लिम नेता आए, इन्होंने भाग लिया और एक प्रस्ताव पारित कर दिया। इसमें इन्होंने कहा कि हमारी भी 4 मांगों को शामिल करो। जो आपने संविधान का मसौदा तैयार किया है मोतीलाल नेहरू जी, उसमें हमारी भी 4 मांगों को शामिल करो आप। ठीक है, और दिसंबर 1927 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में इन मांगों को स्वीकार कर लिया गया और इसी को दिल्ली प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये 4 मांगे कौन सी थी और इनको क्यों मान लिया गया, तो मान तो इसलिए गया क्योंकि हमें यह साबित करना था कि हम ऐसा एक संविधान बना पाए हैं जो हमारे सभी दलों को मान्य है। ठीक है, अब इनकी मांगे कौन कौन सी थी 4, उसको हम देख लेते हैं। पहली मांग थी इनकी कि संयुक्त निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था जो है उसमें कुछ सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित की जाए। यानी कि इन्होंने ये बात मान ली कि आप जो पृथक निर्वाचन को हटाना चाहते हैं, ठीक है, उसको हटा दीजिए, लेकिन क्या करिए कि जो संयुक्त निर्वाचन पद्धति होगी उसमें क्या करिए, कुछ सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित कर दो, रिजर्वेशन दे दो। ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा कि केंद्रीय विधानमंडल में भी क्या करो, मुसलमानों के लिए 1/3 सीटें आरक्षित कर दो। ठीक है, तीसरी बात इन्होंने कही कि पंजाब और बंगाल के विधानमंडलों में जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों के लिए स्थान आरक्षित करो, यानी कि जितनी जनसंख्या है उस अनुपात में। और चौथी बात इन्होंने कही कि सिंध, बलूचिस्तान एवं उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो हैं
वहां 3 मुस्लिम बहुल प्रांतों का गठन किया जाए, यानी कि जहां पे मुस्लिम बहुसंख्यक हो। ठीक है, ये 4 मांगे थे इनकी। अब इस पे क्या हुआ, इनको मांगों को मान लिया गया, इनको थोड़ा थोड़ा सा संशोधित करके किया गया। खैर, ये तो थी मुस्लिम लीग की बात। अब हम देखते हैं हिंदू महासभा ने इस पे क्या प्रतिक्रिया दी। तो हिंदू महासभा ने कहा कि जो 3 मुस्लिम बहुल प्रांतों की बात कर रहे हो, जैसे इनमें पंजाब, बंगाल, ये तो मतलब क्या है कि यहाँ तो आरक्षित करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों सीटें आरक्षित करें, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मुस्लिम बहुल हैं। तो वहां भी यदि आप सीटें आरक्षित करेंगे तो फिर एक जो चुनाव होगा वो न्यायपूर्ण कैसे हो पाएगा। तो उन्होंने सीटें आरक्षित करने का तीव्र विरोध किया, यानी कि मुस्लिम बहुल प्रांतों में केवल वहां पे इन्होंने सीटें आरक्षित करने का विरोध किया। ठीक है, तो अब हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग में क्या था, ठनाठनी आपस में हो गई। जबकि कांग्रेस को क्या करना था, कांग्रेस को एक बीच का रास्ता निकालना था। तो हुआ क्या, बाद में नेहरू रिपोर्ट में एक समझौतावादी रास्ता अपनाया गया, क्योंकि हमें अंत में क्या करना है, अल्टीमेटली हमें एक ऐसा संविधान तैयार करना है जो सभी दलों को मान्य हो। ठीक है, तो नेहरू जी ने क्या किया, बीच का रास्ता निकाला। और वो रास्ता कैसे निकाला, उन्होंने कहा कि संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था में मुसलमानों के लिए सीटें उन्हीं स्थानों पर आरक्षित की जाएंगी जहां वो अल्पमत में है, यानी कि जहां उनकी संख्या कम है, जहां वो अल्पसंख्यक है, वहीं पे उनके लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। जहां पे वो बहुमत में है, बहुल प्रांत है, जो मुस्लिम बहुल प्रांत है, वहां पे सीटें आरक्षित नहीं की जाएंगी। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने कही कि डोमिनियन स्टेटस जब हमें मिल जाएगा तो उसके बाद ही क्या करेंगे, सिंध को बंबई से अलग करेंगे। ठीक है, तीसरी बात इन्होंने कही कि एक सर्वसम्मत राजनीतिक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, यानी कि जो भी बात होगी, कुल मिला के हमारा जो अंत में निष्कर्ष निकलेगा उसको हम क्या करेंगे, सर्वसम्मत राजनीतिक प्रस्ताव होगा, वो सबकी सहमति उसमें होगी। ठीक है, यानी कि नेहरू जी ने एक बीच का रास्ता इसमें निकाला, जिससे हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग क्या थे, संतुष्ट हुए। किंतु इसमें आगे भी कुछ समस्याएं आई। आगे आ गए अब ये जिन्ना भाई। तो जिन्ना भाई साहब ने क्या किया, नेहरू रिपोर्ट की फिर से समीक्षा करी इन्होंने, और दिसंबर 1928 में इन्होंने समीक्षा के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया कलकत्ता में। ठीक है, अब इस सम्मेलन में क्या हुआ, मुस्लिम लीग की ओर से जिन्ना जी पहुंचे। इन्होंने क्या किया, नेहरू रिपोर्ट के संबंध में 3 संशोधन और प्रस्तुत कर दिए। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने फिर से वही बातें दोहराई जो मुस्लिम लीग ने पहले दोहराई थी, कि केंद्रीय विधानमंडल में 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित करो। ठीक है, ये जिन्ना जी का संशोधन प्रस्ताव था। ठीक, दूसरी बात इन्होंने कही कि वयस्क मताधिकार की व्यवस्था होने तक, जब तक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था होती है तब तक क्या करो, पंजाब और बंगाल के विधानमंडलों में जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित कर दो। ठीक है, इसी पे हिंदू महासभा को भी आपत्ति थी। तीसरी बात इन्होंने कही कि जो आप केंद्र के लिए अवशिष्ट शक्तियां छोड़ रहे हो, वो केंद्र के लिए मत छोड़ो, अवशिष्ट शक्तियां क्या करो, प्रांतों के लिए छोड़ दो। ठीक है, तो अब इस पे क्या हुआ, जब ये प्रस्ताव आया जिन्ना जी का, तो इस पे मतदान हुआ। मतदान होने में क्या हुआ कि ये प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। अब ठुकरा दिया गया तो मुस्लिम लीग जाहिर सी बात है सम्मेलन से अलग हो जाएगी। तो वो सम्मेलन से अलग हो गई मुस्लिम लीग। जब ये सम्मेलन से अलग हो गए तो 1929 में जिन्ना जी ने क्या किया, अलग से अपनी 14 सूत्रीय मांगे पेश कर दी। ठीक है, और इसमें 14 सूत्रीय मांगों में क्या था कि इन्होंने अपनी मांगे बताई थी कि मेरी ये 14 मांगे हैं और मुझे नेहरू रिपोर्ट से आपत्ति है। ठीक है, अपनी वही बातें इन्होंने इस मांगों में दोहरा दी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि का निर्माण कैसे हुआ। ठीक, तो पहला इसमें आता है कि कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था, दिसंबर 1928 में हुआ था, हमने बात की। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। ठीक है, इस अधिवेशन में क्या हुआ था, नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन जो कांग्रेस का युवा नेतृत्व था, यानी कि जैसे यही थे मोतीलाल जी के बेटे थे नेहरू जी, इन्होंने क्या, वो ये और सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अपना असंतोष व्यक्त किया। किस बात को लेकर, इन्होंने कहा कि तुम्हारी सब बातें ठीक हैं, लेकिन ये जो डोमिनियन स्टेटस का दर्जा है, आप इस डोमिनियन स्टेटस की बात मत करो, आप पूर्ण स्वतंत्रता की बात करो। हमें अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि के निर्माण में कलकत्ता अधिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात हुई 1929 की जो कुछ राजनीतिक घटनाएं हुई, उन्होंने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में सहयोग किया। कैसे, पहली बात तो ये जनता को सीधे राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करना था।
तो बापू ने क्या किया, 1929 में पूरे देश का सघन दौरा किया। सघन दौरा मतलब चप्पे चप्पे पे गए और लोगों को इकट्ठा किया। ठीक है। जो कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति थी उसने क्या किया, विदेशी कपड़ा बहिष्कार समिति का गठन कर दिया। और बापू ने क्या किया, बापू ने इसको अपना पूर्ण समर्थन प्रदान कर दिया। अब जब बापू ने पूर्ण समर्थन प्रदान कर दिया तो समझ लो कि पूरे देश ने लगभग पूर्ण समर्थन प्रदान कर दिया। तो हुआ क्या, मार्च 1929 में बापू को गिरफ्तार कर लिया गया कलकत्ता से। ठीक है। और एक तो ये घटना हो गई, दूसरी कुछ अन्य घटनाएं थी, जैसे मेरठ षड्यंत्र केस हुआ था, केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट हुआ था, इसकी बात हमने की। और इंग्लैंड में जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे उनकी लेबर पार्टी सत्ता में आ गई थी। इससे क्या हुआ था, ये कुछ स्थितियां थी, इनसे स्थिति और बिगड़ गई थी। ठीक है। अगला था 1929 का लाहौर अधिवेशन। अब दिसंबर 1929 में क्या हुआ, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित कर दिया गया कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है। तो अब जो डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे वो थे मोतीलाल नेहरू जी। ठीक है। और जब आए कि पूर्ण स्वराज चाहिए, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, तो अध्यक्षता की है जवाहरलाल नेहरू जी ने। ये थे कांग्रेस के युवा नेतृत्वकर्ता। ठीक है। लाहौर अधिवेशन की आगे, अब लाहौर अधिवेशन में पारित प्रस्ताव की प्रमुख मांगे क्या थी, जो प्रस्ताव पारित हुआ था लाहौर अधिवेशन में, बात की गई थी कि गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया जाए। ये जो शांति वार्ता के लिए बुलाते हैं इसको नाम दिया जाता है गोलमेज सम्मेलन, कि मिल बैठ के मामला सुलटा लो जो भी बात है। ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सौंप दिया गया। ठीक है। और जिसमें यह बात थी कि करों का भुगतान नहीं करेंगे कोई, यानी कि ये सब कार्यक्रम इसमें सम्मिलित थे कि करों का भुगतान आपको नहीं करना है। ठीक है। और तीसरी बात तो ये हो ही गई कि कांग्रेस ने क्या किया, अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया। चौथी बात थी ये कि सभी कांग्रेस सदस्य, सभी, ये ध्यान रखना, सभी कांग्रेस सदस्यों को भविष्य में क्या किया, काउंसिल के चुनावों में भाग न लेने के लिए तथा काउंसिल के मौजूदा सदस्यों को अपने पत्रों से त्यागपत्र देने का आदेश दे दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि सरकार से हर प्रकार का सहयोग कांग्रेस अपना वापस लेना चाहती थी। ठीक है। यानी कि कांग्रेस के जो भी सदस्य काउंसिल में मौजूद थे, इलेक्टेड थे या नॉमिनेटेड थे, जो भी थे, उन सबसे कहा गया कि आप अपना त्यागपत्र सौंप दीजिए। ठीक है, काउंसिल को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पांचवी बात थी इसमें कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। ठीक है। 31 दिसंबर 1929 की रात को क्या हुआ, इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहरा दिया गया। ठीक है। अब देख लेते हैं, एक साइमन कमीशन रिपोर्ट आई और नेहरू रिपोर्ट, इन दोनों में जो प्रमुख अंतर थे, वो प्रमुख अंतर इन दोनों में क्या क्या थे। ठीक है। ये अंतर आपको याद रह जाएंगे तो ये एक तरह से कंक्लूजन है, आपको सारी बातें याद रह जाएंगी, साइमन कमीशन की भी और नेहरू रिपोर्ट की भी। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रह जाएंगे तो मेंस में राइटिंग में आपको आसानी होगी। तो साइमन कमीशन में क्या कहा गया था, साइमन कमीशन में डोमिनियन स्टेटस की कोई सिफारिश नहीं की गई थी। ठीक है। जबकि नेहरू रिपोर्ट में तो ये बात कही गई थी कि भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दो। ठीक। दूसरी बात जो साइमन कमीशन में थी कि केंद्र और प्रांत में उत्तरदायी शासन की स्थापना का विरोध किया गया था। केंद्र में तो उन्होंने साफ मना कर दिया था, लेकिन प्रांतों में उन्होंने कहा था कि कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी सरकार बनाई जा सकती है। ठीक है। दूसरी बात, नेहरू रिपोर्ट में क्या था, इन्होंने कहा कि हमें उत्तरदायी शासन दो, ये तो खैर कांग्रेस का एजेंडा था ही, मुद्दा था उनका मेन। ठीक। तीसरी बात, गवर्नर जनरल के अधिकारों में कोई कमी नहीं की गई साइमन कमीशन रिपोर्ट में, जबकि नेहरू रिपोर्ट में क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को केवल संवैधानिक प्रमुख का स्तर दिया गया, कि आप केवल संवैधानिक प्रमुख हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ठीक है। साइमन कमीशन में मौलिक अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों की सिफारिश की गई है कि हमें संगठन बनाने की स्वतंत्रता दो, महिलाओं को समान अधिकार दो, इस प्रकार की जो हमने बात की वो। ठीक है। साइमन कमीशन ने क्या किया था, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की बात की थी, यानी कि जो जिस प्रकार से पृथक निर्वाचन होता है वो जारी रहना चाहिए, जबकि नेहरू रिपोर्ट ने क्या कहा कि संयुक्त निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए। ठीक है। साइमन कमीशन रिपोर्ट में प्रत्यक्ष चुनाव की कोई सिफारिश नहीं की गई थी, जबकि नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि प्रत्यक्ष चुनाव कराए जाने चाहिए। ठीक है। साइमन कमीशन में जो अंतिम पॉइंट है वो है कि प्रतिरक्षा समिति या यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग
या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं था, जबकि नेहरू रिपोर्ट में इन सभी का उल्लेख था। ठीक है, करिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस अब इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी। बहुत